हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर अनुज गुप्ता फ्रॉम या वेल्थ। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नमस्कार मैम। जी, प्रिया जी, अनुज गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब तो पहले देखते हैं, मार्केट आज ऊपर नजर आ रहा है कई दिनों के बाद। आई थिंक 7 डेज मार्केट नीचे रहा, लेकिन आज सेंसेक्स एट दिस आवर सुबह है 446 पॉइंट्स ऊपर है एट 80,714 पॉइंट्स। निफ्टी 125 पॉइंट्स ऊपर है 24,737। Active stocks at this hour: ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Motors, Reliance, and Kotak Mahindra. Top five gainers: Tata Motors, Trent, Shriram Finance, Kotak Mahindra, and Sun Pharma. Top five losers: Bajaj Finance, Tata Steel, Ultratech Cement, Asian Paints, and SBI Life Insurance. तो अनुज जी, आज क्या रीजन है कि बाजार हम ऊपर देख रहे हैं कई दिनों के बाद? प्रिया जी गुड मॉर्निंग, सेठी साहब गुड मॉर्निंग। देखिए आज मार्केट ऊपर है। देखिए यहाँ पे दो तीन रीजन है। पहला हम्म। तो रीजन ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट शटडाउन होने वाली है। जी। उन्होंने डिस्कशन किया था हम्म। कांग्रेशन के साथ में, बट उनको उतने वोट नहीं मिल पाए। 55% वोट चाहिए थे। तो हम्म। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि मनी मार्केट के अंदर गिरावट रही, तो कहीं ना कहीं जो फंड है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया हम्म। इक्विटी मार्केट के अंदर। तो हमने देखा कि निफ्टी में कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली। इवन एफआईआईज का भी कुछ रोल जो है शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो एफआईआईज भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, तो उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की, जहां पर आज आरबीआई ने रेपो रेट सेम रखा, कोई चेंज नहीं किया, बट जो उनकी मीटिंग थी, बट जो कमेंट्री थी वो हम्म। काफी पॉजिटिव थी। उन्होंने मार्केट के ग्रोथ के बारे में बात करा। हम्म। उन्होंने जो आगे फेस्टिवल सीजन को लेकर डिस्कस किया। हम्म। ग्लोबल क्यूज पे उन्होंने काफी लाइट रोशनी की डाला। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो जितने भी इश्यूज हुए इंटरनेशनल मार्केट को लेकर, चाहे टैरिफ को लेके, तो उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। तो हम्म। उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कमेंट्री के बाद हमने देखा कि जो मार्केट था वो थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया। हम्म। हालांकि आरबीआई की मीटिंग में ये भी डिस्कस किया कि जो यूएस का टैरिफ है या जो जीएसटी हम्म। रिफॉर्म्स हैं, उससे कोई यूएस टैरिफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म से मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और जी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है, उससे भी कोई खास फर्क इंडिया को नहीं पड़ा। तो उसकी वजह से भी हम्म। हमने देखा कि मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो आज जो मार्केट ऊपर आई है वो आरबीआई गवर्नर साहब की जो रोबस्ट एक कमेंट्री था, उससे काफी हद तक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। जी। अब तो ये मार्केट के बारे में रहा। हम जल्दी से कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं और फिर अनुज जी आपके साथ और आगे बात करेंगे। एंड बिजनेस को 5.50 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। एडीबी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था FY26 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है। थॉमस कुक को बढ़त मिली क्योंकि उसकी शाखा ने स्टर्लिंग राजपथ अयोध्या की शुरुआत की। आईआरएफसी ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के साथ ऋण समझौता किया। एसबीआई को विनफास्ट ऑटो इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लाभ मिला। हॉटविन इंडिया ने 20 प्रमाणित 3D कैबिनेट हिंज लॉन्च किए। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में 408.1 मेगावाट की पावर परियोजनाएं चालू की। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स को रिलायंस ब्रांड्स के साथ लाइसेंसिंग साझेदारी से लाभ मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई। टाटा स्टील और टाटा स्टील नीदरलैंड ने नीदरलैंड सरकार के साथ समझौता किया। चीन ने मूल्य विवाद के चलते बीएचपी की नई आयरन ओरे खेपों पर प्रतिबंध लगाया। चीन द्वारा बीएचपी खेपों पर रोक लगाने के बाद आयरन ओरे वायदा में तेजी आई। सिजिंग गोल्ड ने हांगकांग में डेब्यू पर 68% की छलांग लगाई, मई के बाद की सबसे बड़ी आईपीओ। चीन ने कैटल खनिज भंडार को मंजूरी दी, जिससे लिथियम की संभावनाओं को राहत मिली। गोल्ड माइनर्स ने वापसी की, शेयर बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अनुज जी, आपसे बात करते हैं आज टाटा के बारे में। टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, मेगा इशू। तो इसके बारे में बात करते हैं, काफी चर्चा में है। एंड उसकी जो प्राइस है आईपीओ की, ये 310 से लेके 326 है पर शेयर। वैल्यूइंग द कंपनी एट अराउंड 15,511 करोड़। प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये 5.2 है, जो कि बजाज फाइनेंस के आईपीओ से कम है जो 6.4 पे था।
तो अनुज जी, इस आईपीओ के बारे में आप क्या कहेंगे? जनरल जानकारी अगर आपसे जाननी है तो आप बताइए कि ये टाटा कैपिटल का जो पब्लिक इशू है, ये क्यों पब्लिक इशू ला रहे हैं? देखिए, टाटा कैपिटल का जो इशू है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने प्राइस बैंड रखा है वो करीबन 310 के आसपास रखा है। जी। आईपीओ का जो बैंड रखा है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो है ऑप्टिमिस्टिक मार्केट में लेकर है। मगर यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम्म। लास्ट टाइम जो इनका अनलिस्टेड में स्टॉक था वो करीबन 750 से लेकर 800 के बीच बिका था। करीबन 70% डाउन के बाद ये आईपीओ यहाँ पे लेते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो चैलेंज है वो हम्म। इसके प्राइस को लेकर है कि इतना नीचे प्राइस क्यों है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने रिसेंटली देखा है कुछ सारे ऐसे आईपीओज आए हैं जो अनलिस्टेड में बहुत ऊपर के जो स्टॉक थे वो जैसे एनएसडीएल का अगर आप देखेंगे या फिर हम्म। एचपीडी फाइनेंशियल का देखेंगे, तो ऐसे जो स्टॉक्स थे जो अनलिस्टेड में काफी हाई ऊपर गए थे और उसके बाद वो लोअर लेवल पे लिस्ट हुए या उसका जो प्राइस बैंड था वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना हम्म। कहीं अगर आप देखेंगे तो जो टाटा कैपिटल का आईपीओ वो अपने अनलिस्टेड प्राइस से हम्म। नीचे लाते हुए दिख रहा है। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम्म। आप देखेंगे तो जो कैपिटल ग्रोथ, जो बिजनेस ग्रोथ है उसको लेके ये फंडिंग की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं बिजनेस एक्सपेंशन और फंडिंग को लेकर है। तो ये देखिए एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि अगर आपको बिजनेस इंक्रीज करना है तो आप हम्म। फंडिंग ले रहे हैं, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू माना जाता है। और इसको देखकर काफी हद तक इन्वेस्टर यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी जो है अपना टीयर 1 कैपिटल बेस जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करना चाहती है। बट हम्म। ये एक थोड़ा सा चिंता का बात है क्योंकि जो इसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने लिस्टेड में लिया था उनको यहाँ पे शायद थोड़ा सा लॉस देखने को मिले, क्योंकि प्राइस 310 से लेकर 320 के आसपास है, जो कि करीबन 70% अपने अनलिस्टेड प्राइस से लोअर है। जी। तो अनुज जी, डिफरेंस क्या होता है फ्रेश इशू के बीच में और ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, इस आईपीओ में? देखिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनके जो शेयर होते हैं इसमें ये एक एंकर इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो करीबन 4600 करोड़ के आसपास का इन्होंने यहाँ पर अमाउंट रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऑफर फॉर सेल के थ्रू करीबन ये 8 या 600 करोड़ के आसपास ये जो है स्टॉक को जो फंडिंग है यहाँ पर लेंगे। तो अगर न्यू आईपीओ की बात करेंगे तो न्यू आईपीओ बिल्कुल फ्रेश आईपीओ होता है। जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट में होते हैं जहां पर वो अपने ऑफर करते हैं कि भैया आप इतना आप अमाउंट के साथ अपने जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो करीबन इनका जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है करीबन 15,100 के आसपास की इनकी वैल्यूएशन है, जिसमें ये करीबन 8,600 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल के थ्रू निकालेंगे। और एंकर इन्वेस्टर के थ्रू करीबन 6,800 करोड़ के आसपास ये आईपीओ के थ्रू निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर की जो बुक वैल्यू है, जो बुक्स है वो यहाँ पर अब ओपन होती हुई दिख रही हैं। और करीबन जो नया आईपीओ आपको 6 तारीख से यहाँ पर लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। जिसमें अगर आप बात करेंगे तो जो बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं जैसे मॉर्गन स्टैनले है, हम्म। गोल्डमैन सैक्स है, हम्म। अमांसा कैपिटल है, हम्म। नॉर्जिस बैंक है, देन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, आईसीआईसी प्रुडेंशियल है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। तो ये सब बड़े दिग्गज जो शेयर हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एंकर की जो बुक है वो करीबन आज से ओपन 3 तारीख से ओपन होगी और वहां पर काफी अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। जी। इनके प्राइसिंग को लेके आपको क्या लग रहा है? वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइसिंग बैंड? देखिए प्राइसिंग बैंड, देखिए यहाँ पर अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो आपके आईपीओज हैं उनका प्राइस बैंड आप लोअर रखिए, क्योंकि हम्म। लोअर प्राइस बैंड जनरली रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। तो हमने देखा है कि जितने भी रिसेंटली आईपीओज आए हैं सबके मैक्सिमम्स के जो प्राइस है वो 500 से नीचे रखे गए हैं, हम्म। जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और वहां पर जो चांसेस है ग्रोथ होने के वो ज्यादा देखने को मिले। यहाँ पर देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि जो जिन्होंने अनलिस्टेड में स्टॉक लिया है करीबन 700 750 के आसपास, अब उनको 300 350 के आसपास का मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जो अनलिस्टेड में नहीं ले पाए। तो यहाँ हम्म। पर देखिए ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से उठकर 750 जाता है तो एक तो जो लोग अब फ्रेश आईपीओ लेंगे उनको यहाँ पे विश्वास रहेगा कि आईपीओ में पैसा लगा के पैसा बनता है। और जो लोग इन्होंने 700 के आसपास लिया वो यहाँ पर अगेन एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रांड वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। 131 के पी के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफी अच्छा है। और फंडामेंटल तो हम जानते ही हैं, टाटा इज अ गुड ब्रांड। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइस बैंड है इस पे काफी फोकस रहता है। और फोकस जनरली देखते हैं कि प्राइस बैंड को देखकर भी कई लोग जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाते हैं। तो अच्छा है, अट्रैक्शन करने के लिए है प्राइस बैंड। जी। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है मार्केट में? व्हाट आर द कंसर्न्स? आर देयर एनी कंसर्न्स रेज्ड?
देखिए, कंसर्न्स तो सिर्फ यही है कि जो अनलिस्टेड का इशू है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है कि जिन्होंने अनलिस्टेड में करीबन 700 या 800 के आसपास स्टॉक बाय किया था, हम्म, उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका था कि अगर ये करीबन 1000 रुपए के आसपास ओपन होता, क्योंकि हम्म, सब लोग उसका वेट कर रहे थे। बट यहाँ पर जो बैंड रखा गया है वो काफी लोअर है, ऑलमोस्ट 70% है। तो एक ये बड़ा कंसर्न सामने आ रहा है जो हम्म, अनलिस्टेड में है। तो देखिए, ये एक अनलिस्टेड मार्केट को चैलेंज करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अभी हमने एनएसडीएल का आईपीओ देखा था, वो भी अनलिस्टेड में के बाद वो नीचे लिस्ट हुआ। देन एचबीडी फाइनेंशियल का हमने देखा, वो भी अनलिस्टेड में हाईयर रेट पे बिका था, उसके बाद वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो सेम टाटा कैपिटल का आईपीओ भी है जो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए है जो ये मान के चल रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक टाटा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अनलिस्टेड में नहीं लिया, वो अब हम्म, आईपीओ का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि काफी डिस्काउंटेड रेट पर उनको मिल रहा है, और हम्म, यहाँ पर फिर बढ़ने की चांसेस काफी हाई रहेंगे। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं रिटेल, उनको थोड़ा सा चिंता का विषय है कि यहाँ पर उन्होंने अगर हाईयर रेट पे ले रखा है तो उनको यहाँ पर फिर अगेन वेट करना पड़ेगा। बट हम्म, उनके लिए काफी अच्छा है जो आप आईपीओ के थ्रू जिनको अलॉटमेंट मिलेगी, या फिर जो लिस्ट होने के बाद इसको परचेज करेंगे। जी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना शेयर रखा हुआ है? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के अगर आप देखेंगे तो करीबन अगर आप देखेंगे तो 2-2.5 हजार के आसपास का जो शेयर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो करीबन 8 या 600 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है। हम्म, जो फंड है वो यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आपको 6 तारीख से ओपन होगा। जी। सेठी सर, आपके सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो इसके पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में इनका पी रेशो कैसे कंपेरेबल है? जी बिल्कुल। अच्छा, इनके जो सेटअप है, 14,000 करोड़ का, 14,000 ब्रांचेस हैं और 7 मिलियन कस्टमर हैं, यस। ये सब प्रूवन है, ऑथेंटिकेटेड है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इनकी ब्रांच सेटअप है, देखिए ये एक बहुत बड़ा ब्रांच सेटअप लेके बैठे हैं। करीबन 7 मिलियन के आसपास इनके कस्टमर हैं। और देखिए, टाटा कैपिटल अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फंडिंग में भी काफ़ी है ये। तो मुझे लगता है कि क्लाइंटेज वाइज बहुत बड़ा है, और इसके जो शेयर होल्डर है वो भी काफ़ी सारे हैं। अगर आप टाटा ग्रुप को देखेंगे एज होल, तो यहाँ पर आपको हर किसी के पोर्टफोलियो में टाटा का कोई ना कोई स्टॉक मिलेगा। तो ये मार्केट को लेने यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। और कहीं ना कहीं जो इनके शेयर होल्डर है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टेप है जहां पर टाटा कैपिटल लेकर आ रहा है। बट थोड़ा सा प्राइस को लेकर चिंता है, जिन्होंने ऑलरेडी अनलिस्टेड में ले चुके हैं। पर ऐसा उनका प्रोग्राम फेल कैसे गया? इतने रुपए पे इशू किया, उससे कम चला गया, जनरली टाटा का शेयर जाता नहीं नीचे। देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, अब इसके पीछे क्या रीजन रहे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो और क्योंकि अनलिस्टेड में ये ओवर चला गया था, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगा कि अनलिस्टेड में काफी ओवर चला गया था। काफी हाइप हो गया था स्टॉक का प्राइस, जो कि 750 तक बिका है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर अब 350 के आसपास है। मुझे लगता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन अनलिस्टेड में काफी हाई चली गई थी, जिसकी वजह से इतना हाइप हुआ है। बट मुझे लगता है कि ये वापस, देखिए यहाँ पर अगर हम इस नजर से देखें कि 750 अगर ये अनलिस्टेड में गया है, तो चांसेस है कि ये लिस्ट होने के बाद भी 750 तक जा सकता है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि जो नए इन्वेस्टर इसमें आना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी का पोस्ट आईपीओ क्या प्लान है इसको बिजनेस ग्रोथ तेज करने के लिए? देखिए, पोस्ट आईपीओ इनका प्लान है कि बिजनेस एक्सपेंशन करना है, इनको अपनी ब्रांचेस बढ़ानी है, इनको और माइक्रो फाइनेंस में और कैपिटल के अंदर इंक्रीज इंक्रीज करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस के सेक्टर में ये अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ के थ्रू उनके पास जो फंडिंग आएगी, इससे इनकी और वो ब्रांच ओपन करते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से टाटा ने फंड उठाने की मुहिम चलाई है, दूसरी कंपनियों में भी। तो आपको क्या लगता है इनको कि पैसे की शॉर्टेज है, पैसा इजीली बैंकों से अवेलेबल नहीं है, या डायरेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन्वेस्टर रिलेशनशिप? क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट से पैसा उठाकर मार्केट को ही देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कंपनी का, देखिए कंपनी का विजन बहुत अच्छा है कि कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए है। और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि मार्केट से पैसा उठाकर ये मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए टाटा सन्स का जो स्टेक है करीबन 88.6% के आसपास टाटा कैपिटल के अंदर स्टेक है। और वहीं पे अगर आप आईएफएससी का देखेंगे तो 1.8% होल्ड है। तो होल्डिंग यहाँ पे बहुत बड़ी है टाटा सन्स की, और फंडिंग की कोई इशू नहीं है। बट ये कि वो चाह रहे हैं कि मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे हैं, और मार्केट में ही पैसा लगाएंगे। टाटा कैपिटल के किसी एमडी का भी कोई
केस हुआ था गड़बड़ का, गड़बड़ घोटाले का, उसकी वजह से भी इसका नाम खराब है क्या? देखिए वो मैनेजमेंट इशू है, डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा एक डैम्प लगा था, बट मुझे लगता है कि अब शायद वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं चीजें। अब वो धीरे धीरे यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा कैपिटल इनका फोकस एरिया क्या है? एक जो फोकस हम कर रहे हैं, फाइनेंस में तो सब में है ये, आपने बताया माइक्रो में भी है, दूसरी जगह भी है, तो कहाँ है इनको जहाँ इनकी से निश एरिया है? देखिए टाटा कैपिटल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं होम लोन में इनका बहुत बड़ा एरिया है, साथ साथ बिजनेस लोन इनका बहुत बड़ा है। बिजनेस लोन ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। देन उसके बाद पर्सनल लोन, होम लोन से इनकी बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर ये पूरा मैनेज करते हैं। साथ साथ इनके वेल्थ मैनेजमेंट का जो इनका सर्विसिंग है, रिटेल हो चाहे कॉर्पोरेट हो या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो, सभी को ये हैंडल करते हैं। और टाटा का जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रांड नेम भी है, जिसमें बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक ये फुलफिल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टाटा कैपिटल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो होम लोन के लिए काफी जाना जाता है और साथ में बिजनेस लोन के लिए काफी जाना जाता है। इसके साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट का जो इनका एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट जो बिजनेस है इनका, वो भी यहाँ पर काफी बड़ा है और काफी बड़े कस्टमर इनके पास वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से आते हैं। तो दूसरा जो इन्होंने 700 750 पे इशू किया है, वो इक्विटी कैपिटल का कितना परसेंटेज इशू किया है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा है तो उसकी सेलिंग आती रहेगी, तो बढ़ेगा ही नहीं है। तो कितना पोर्शन है कैपिटल का वो? और देखिए आई थिंक वो 10 से 13% के आसपास है। और अभी इशू कितने परसेंट का है? इशू करीबन सर 10% के आसपास का रखा है इन्होंने। तो उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं रखा है? नहीं है सर, उससे ज्यादा नहीं है। तो फिर भी आपको लगता नहीं कम रेट कर रहे हैं 10% भी? देखिए रेट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हायर अगर आप आईपीओ का रेट लेके आते हो, जनरली लोगों के माइंड में ये होता है कि हायर ऑलरेडी इतना हाई रेट है, इससे ज्यादा क्या अप्रिसिएशन मिलेगा। तो जनरली एक सेंटीमेंट भी होता है कि आप अगर लोअर रेट लेके आ रहे हैं प्राइस बैंड, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि इसके स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर काफी आते हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि प्राइस बैंड लोअर लाने के पीछे ये भी लॉजिक है। हालांकि हायर वैल्यूएशन अगर आप करेंगे तो हमें बढ़ने के चांस थोड़े कम रहते हैं, अगर हम एक सेंटीमेंट वाइज बात करें। मुझे लगता है कि जो लोअर बैंड लेकर आए हैं ये, हालांकि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है, जिनके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि 700 पे उनको स्टॉक पड़े हुए हैं उनके पास, तो उनको फिर अभी आगे होल्ड करना पड़ेगा, उनकी कैपिटल यहाँ पे रुक जाएगी। तो वो एक यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए कि किस तरीके से वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अभी देखिए, पैसा इनको कम करना तो बड़ा इजी काम है, जो उसका स्प्लिट रेशो है, फेस वैल्यू उसकी कम कर दें। अभी 1 रुपए का है, कितने रुपए का है ये? अभी इसका फेस वैल्यू कितना है? इसका फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास है। तो 1 रुपए में टीसीएस आया था, 800 रुपये में लिया था जिन्होंने भाव। जी। तो मुझे लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 रुपए से कम तो कर नहीं सकते। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक सेंटीमेंट की आपको बात बता रहा हूँ सर कि सेंटीमेंट है तो छोटा इन्वेस्टर सोचता है कि चलो 350 का शेयर आप ले लो। सेंटीमेंट तो क्या है, टाटा का शेयर है इसलिए ले रहे हैं लोग। यस। टाटा का शेयर नहीं तो सब इंक्वायरी होगी उसकी। यस इसमें यस क्या यस। इंक्वायरी नहीं करते हैं, टाटा का शेयर है, अच्छा है, देखे जाएगा कुछ। देखिए तो ब्रांड 700 वाला वैल्यू तो भी है ये ही। सोच के बैठा है। पर अभी ये ब्रांड ट्रेंड वैल्यू चला तो है होती टाटा के शेयरों का, जो पिछले कुछ समय से गिरने चालू हुए हैं और इशू प्राइस से नीचे गए हैं। ये पिछले 2 3 साल में ऐसा हुआ है, है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। टाटा पावर और दूसरे कितने शेयर पड़े हुए थे जो बड़े हैं, उनकी एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ हुई है। यस। तो आपको लगता है कि दिस इज ए गुड इन्वेस्टमेंट? देखिए बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा। और टाटा का अपना ब्रांड नेम है जिसको देखकर इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट के अंदर भी जो प्राइस है करीबन 25 से 30 रुपए बढ़ चुका है। जो प्राइस है तो वो यहाँ पर एक अगेन अट्रैक्टिव कर रहा है इन्वेस्टर्स को, कि ग्रे मार्केट में ऑलरेडी प्राइस जो है प्रीमियम पे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ओवर सब्सक्राइब भी स्टॉक होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अनुज जी, आप तो काफी टाइम से देख रहे हैं इन सब चीजों को, कि अभी लग रहा है कि जो फाइनेंस कंपनी है ये बैंकों को टेक ओवर कर जाएंगी, इतना साइज है इनका। जैसे बजाज बजाज फाइनेंस है, वो कई 2 3 बैंकों के साइज के बराबर है। तो बैंक खत्म हो यस। जाएंगे या कम हो जाएंगे, और ये फाइनेंस कंपनी आ जाएंगी। तो उसमें टाटा जैसे कंपनी के लिए तो बहुत देखिए बहुत चांस है अपने 2 3 कंपनियों को खा देखिए जाने का, 2 3 बैंकों को खा देखिए जाएगी। इन्वेस्टर का तो है ही। इन्वेस्टर का तो आप देखिए कि जनरली बैंक्स में अगर आप मान लीजिए कोई फाइनेंस लेने जा रहे हैं या आप कोई फंड लेने जा रहे हैं, तो बैंक के नॉर्म्स बहुत हाई होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं।
जिसकी वजह से बैंक कई बार लोन नहीं दे पाता। तो ऐसे में जो आपकी ये प्राइवेट एनबीएफसी कंपनीज है ये लोन प्रोवाइड करती हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो इन्वेस्टर है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है। तभी आप देखिए टाटा कैपिटल का जो शेयर है वो काफ़ी बिजनेस लोन्स में काफ़ी है। तो बिजनेस लोन में क्या है कि आपके एसएमईज लोन्स भी आपको काफ़ी मिलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में भी लोन काफ़ी मिलते हैं। देन जो छोटे सेल के बिजनेस है उसको भी काफ़ी फंडिंग करते हैं, जो कि बैंक जनरली नहीं कर पाते। तो ऐसे में एनबीएफसी का रोल सामने आता है, और एनबीएफसी जो है जनरली इन चीज़ों को लोन कर देता है। इवन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को टाटा कैपिटल फाइनेंस करता है, जिनको बैंक नहीं कर पाते हैं, या फिर 2 टियर सिटीज में या 3 टियर सिटीज में जहां बैंक नहीं पहुंच पाता वहां पर आपकी एनबीएफसी कंपनीज पहुंचती हैं। तो उससे वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो लोन वाला पार्ट है, फंडिंग वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर एनबीएफसी काफी फुलफिल करती है। इसकी कोई रेड फ्लैग आपको दिख रहे हैं प्रोस्पेक्टस में? क्या सर? रेड फ्लैग्स कोई कुछ रेड दिख रहे फ्लैग हैं दिख आपको? रहे हैं, कोई दिक्कत आने में? रेड फ्लैग्स तो देखिए टाटा कैपिटल के आगे रेड फ्लैग्स तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मेजर चंक है। सिर्फ एक कंसर्न है जो कि अनलिस्टेड और लिस्टेड को लेकर के प्राइस को लेकर है, जो कि लोगों ने काफी यहाँ पर चिंता भी दिखाया कि भाई एकदम से इतना नीचे क्यों। क्योंकि देखिए बीच में 2-3 जो स्टॉक आए थे एनएसडीएल या एचबीडी फाइनेंस, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे लगता है उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस सामने है, सबके सामने ब्रांचेस सबके सामने हैं, क्लाइंट्स सबके सामने हैं, इनके बिजनेस सबके सामने हैं, इनकी विजिबिलिटी बहुत हाई है। जितने भी आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने आपके बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जितने भी पर्सनल लोन होते हैं, सब में आपको ये टाटा कैपिटल दिखता है। तो सबको पता है कि इनका बिजनेस साइकिल कैसा है, उनकी विजिबिलिटी कितनी है। तो वहां पर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। साथ में टाटा का ब्रांड नेम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर करीबन आप देखेंगे तो टाटा सन्स की होल्डिंग भी यहाँ पर, ऐसे नहीं कि प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर ऐसा अभी तक कोई रेड फ्लैग है। सिर्फ ये है कि प्राइस यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइस इंक्रीज होता है, और ऑलरेडी देखिए ग्रेट मार्केट वैल्यू में भी अच्छा मार्केट प्राइस चल रहा है ग्रे मार्केट में, तो लग रहा है कि उससे भी काफी हद तक जो है मार्केट को पॉजिटिविटी मिलेगी। अच्छा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वीक है या ग्रोथ में कमी आई है कुछ? नहीं देखिए ग्रोथ में तो ऐसा कोई वीक नहीं है, इसकी बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, बुक्स में तो कोई इशू नहीं है। और डेट रीपेमेंट पे फोकस्ड है? ये पैसा लेके लोगों को डेट वापस करेगा, ऐसा है इसका प्लान? नहीं ऐसा तो नहीं है सर, बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर है पूरा इनका प्लान। कि इनका जो मेन अभी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी बिजनेस करेंगे उससे जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उसको लेकर काफी हद तक ये उसके लिए फंडिंग रेज कर रहे हैं। और इसके बिजनेस मॉडल कैसे हैं? एग्रेसिव हैं, अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं, ऐसा कुछ है? नहीं एग्रेसिव तो है सर, एग्रेसिव तो है, बट थोड़े से डिसिप्लिन्ड वे में है। मीन्स ये जो भी ये फंडिंग करते हैं पूरा समझ के करते हैं फंडिंग, बट फंडिंग करते हैं ये, और काफी हद तक ये एक डिसिप्लिन वे में करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज होना चाहिए बिजनेस को लेके। और उसकी अभी और मैनेजमेंट वगैरह में चेंजेस हुए हैं क्या? देखिए नहीं ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इसकी बुक्स भी देखेंगे तो साल दर साल इसमें ग्रोथ ही करी है। मीन्स अगर आप 2021 से देखेंगे तो करीबन 1245 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। और मार्च 2025 एंड में करीबन 3655 करोड़ का। तो बिजनेस में जो ग्रोथ है वो तो करी है। तो बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी खासी है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड भी ये देते हैं, करीबन 4% के आसपास डिविडेंड भी दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है टाटा कैपिटल में। चांसेस अच्छे हैं, कंपनी की बुक्स अच्छी है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे लेकर आ रहे हैं जहां पर कि मार्केट थोड़ा स्टेबल भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छा अट्रैक्शन जो है वो आ सकता है। एल एन टी फाइनेंस है और मेजर कंपनी जिससे इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है? देखिए एल&टी फाइनेंस अगर आप बात करेंगे तो उनका जो मेजर रोल है वो प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग पे ज्यादा है, जो कि बहुत हायर लेवल के प्रोजेक्ट्स फाइनेंस होते हैं। तो उनका लोअर लेवल पे, या अगर हम बात करें पर्सनल लोन पे या होम लोन पे, उतना नहीं है। जबकि आप देखेंगे टाटा कैपिटल का होम लोन पे काफी जो है पकड़ है। तो मुझे लगता है कि एल&टी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो खाली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को या बिजनेस फाइनेंसिंग को देख के आप कर सकते हैं। बट एल&टी का अगर आप देखेंगे तो उतना ज्यादा जो है उतना ज्यादा नहीं है होम लोन के ऊपर उनकी पकड़ जितनी टाटा कैपिटल की है। और उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है एल एन टी फाइनेंस का। और यस। मेनली उसको बिजनेस एल एन टी से आता है, एल एन टी के यस। जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो उसको दे देती है। यस। तो ऐसा इनका कुछ सिनर्जी है क्या? टाटा का इनसाइड अपना इंटरनल कंपनी से कुछ बिजनेस मिले इनको, जैसे उनके एम्प्लॉयज समझो 1 करोड़, तो वो भी हाउसिंग फाइनेंस के लिए कर सकते हैं। यस। देखिए इंटरनल तो सबके अपने लिंक्स होते ही हैं।
और टाटा कैपिटल के भी अपने डेफिनेटली लिंक्स हैं। किसी को अगर पर्सनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए तो देखिए वो तो उनका अपना इंटरनल ब्रांड प्रमोशन चलता है। हम देख रहे हैं कि टाटा होम्स भी अब आ रहा है धीरे धीरे, वो भी टाटा कैपिटल फंडिंग की तरफ से है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इंटरनली कोई इशू है, इंटरनली बहुत सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। और एक्सपेक्टिंग है कि आगे अच्छा रिस्पॉन्स आपको आईपीओ से मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी टाटा के एटीट्यूड में जो फर्क आया है अभी, पहले इनका ये था कि पैसा हम कभी भी ले सकते हैं, तो अपना पैसा डालो। अभी ये कह रहे हैं कि अपना पैसा संभाल के रखो और पब्लिक से पैसा लो। ये पिछले 2-3 साल में अप्रोच में फर्क आया है, उसका क्या कारण है? देखिए उसका कारण ये कि थोड़ा सा इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज किया है कि आप मार्केट से पैसा उठाएं और मार्केट से ये पैसा मार्केट में लगाएं, जिससे कि आप जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है उसको आप बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस एक्सपेंशन में आगे लगा सकें। और कहीं ना कहीं कोई भी अगर इनको इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो वो अब जो आईपीओ के थ्रू या मार्केट बाहर से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने फंड को वो अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मॉडल थोड़ा सा चेंज है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। थोड़ा उन्होंने कैटेगराइज किया है कि जो इनके पास अपना इंटरनल फंड है उसको बिजनेस एक्सपेंशन में लगाना है, और कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में या फाइनेंसिंग में जहां पर अच्छे रिटर्न मिल सके, तो उसके लिए अब वो बाहर से पैसा उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका फोरकास्ट क्या है कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, इन्वेस्टर के लिए और प्रमोटर के लिए? हाँ देखिए बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि स्टॉक करीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 400 से लेकर 450 रुपए तक एटलीस्ट इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, जहां पर एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। चांसेस है कि 400 से लेकर 450 तक के लेवल जो है स्टॉक में आना चाहिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये उन लोगों के लिए भी विन विन सिचुएशन है जो अभी तक नहीं टाटा कैपिटल में अनलिस्टेड में ले पाए हैं। उनको एक अच्छा काफी डिस्काउंटेड रेट, ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने नोटिस की है अनुज जी, आपने भी देखा होगा कि बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रही हैं कंपनियां। जी। ये टाटा वालों को पुराने बैंकों की तरह 5-6% पे काम करने की आदत है, कि पहले समझो 8% पे देते थे, लेते थे और 14% पे देते थे। अभी आई तो आधे परसेंट पे काम हो जाता है। यस। तो उसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट को लेके या पर्सनल लोन को लेके, होम लोन को लेके काफी कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को फेस ये कर रहे हैं डेफिनेटली। तो और उससे काफी हद तक ये धीरे धीरे बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इनका थिन मार्जिन है ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जहां पर ये क्लाइंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से ये बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनको काफी हद तक लीड करेगा। तो मुझे लगता है शायद मैनेजमेंट ने भी ये डिसीजन लिया कि तुम मार्केट से ही निपटो, हम अपना यस। पैसा नहीं डालेंगे, तो ये एफिशिएंट बनेंगे ज़्यादा। ऐसे तो कुछ चैलेंज दिया इनको। देखिए वही मैं आपको आपको मैंने बताया ना कि आपको अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो उसके लिए आप अपना फंडिंग यूज कीजिए। और आपको अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जहां पर थिन मार्जिन है, वहां पर आप पब्लिक का पैसा यूज कीजिए जहां पर आप उसको इजीली चर्न भी कर सकें। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि क्या देखिए ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आपको कब आपको करना है, बट ये इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी जहां पर आप उसको इजीली फ्लोट कर सकते हैं मनी को। और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए स्टॉक तो बहुत अच्छा है। अगर ये लिस्ट होता है, अगर अलॉटमेंट होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको ओपन मार्केट से भी खरीदा जा सकता है। क्योंकि अनलिस्टेड का भाव हम देख चुके हैं 750 के आसपास। तो चांसेस मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने 1 साल में हो सकता है आपको 750 का भाव भी दिखाए। तो अगर ये आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। बुक बहुत अच्छी है, या तो ये कि बुक में कुछ खराबी हो तो हम मना भी करें, बुक बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हुई है इसके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिविडेंड भी स्टॉक यहाँ पे दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है और पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए। तो जियो से कैसे आप कंपेयर करेंगे, कुछ है कंपेरिजन जियो का और इसका? सर अभी तो कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, उसके पास बना बनाया बिजनेस है जियो के पास, जी। तो इसको बनाना है, नए क्लाइंट लाने हैं। देखिए जियो से कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो जियो फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो वो मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं बहुत लोअर, बहुत और थिन मार्जिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनके पास बने बनाए कस्टमर है जिनको ये ऑलरेडी पिच कर सकते हैं इजीली। तो इनके पास कोई ऐसा चैलेंज नहीं आना चाहिए आई थिंक। जो कि इनके पास अगर कस्टमर है ऑलरेडी, करीबन 7 मिलियन के आसपास कस्टमर है, जो कि काफी अच्छी अच्छी क्वांटिटी है। मुझे लगता है कि वहां पर ये काफी हद तक बिजनेस को बीट कर लेंगे। तो कितना रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पब्लिक का? अब मुझे लगता है कि 100 टाइम्स तो होना चाहिए सर। जी जी। जी। अनुज जी, एक ही सवाल पूछना था मुझे कि ये आईपीओ जो है उसका सिग्निफिकेंस टाटा ग्रुप के लिए क्या है और इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर के लिए क्या है?
देखिए टाटा ग्रुप के लिए तो ये है कि इनके पास फंडिंग आएगा अच्छा खासा, और इनका एक बिजनेस एक्सपेंड होगा। टाटा कैपिटल ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इनको माइक्रो फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में, पर्सनल लोन फाइनेंस में इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करना है। तो आजकल आप देखिए जितनी भी कंपनीज है वो मार्केट शेयर बढ़ाने में लगी हुई हैं। उनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, प्लस उसके साथ साथ मार्केट शेयर भी कैप्चर करना है कि कितना मैक्सिमम मार्केट शेयर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जितने भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज हैं सभी मार्केट शेयर कैपिटल कर रही है। तो टाटा ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टाटा ग्रुप का कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट शेयर आप कैप्चर कर सकें, जिससे कि बाद में उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सके। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एनबीएफसी बहुत बड़ा एनबीएफसी है और ऑलरेडी मार्केट में रनिंग है। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ की वजह से और इनको फंडिंग मिलेगी, तो और अच्छे सस्ते दामों पर ये फंडिंग कर पाएंगे। तो एनबीएफसी के का जो चैलेंज इनको फेस होता है वो यहाँ पर उसे मीट आउट कर पाएंगे। तो ये एनबीएफसी मार्केट के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। जी। और कोई क्वेश्चंस नहीं है, और कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे ही आईपीओ लेके आ रहे हैं जिस टाइम पर कि आरबीआई भी बहुत एग्रेसिव है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कारणों की वजह से भी हम देख रहे हैं मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो आई एम श्योर कि आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, या मार्केट में थोड़ा कम्पिटिटिवनेस आ रहा है, और अभी में रिसेंटली हमने देखा ट्रम्प साहब ने गाजा को लेकर भी पॉजिटिविटी बोला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शांति की बात यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये सारा कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और ऐसे में अगर आईपीओ आ रही है तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स हैं, जो नए शेयर होल्डर बनेंगे, उनके लिए काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और मार्केट का मूड माहौल भी ठीक ठाक लग रहा है। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। जी, प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पर मैं जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू मैम।